So welcome guys, please like and the videos and subscribe my channel. Today we will do the political science book 1 chapter number 1, that is the Cold War era. So let us we begin here. So here we will talk about the two countries which were superpowers named United States of America USA and Unions of Soviet Socialist Republic USSR. सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था कि जो 1961 में यूएसएसआर वरीड हो गया, दुखी हो गया या चिंतित हो गया कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो जो इन्वेड कर लेगा कम्युनिस्ट रूल्ड क्यूबा को और ओवरथ्रो कर देगा प्रेसिडेंट फाइडल कैस्ट्रो को। तो 1962 में ये जो लीडर थे सोवियत यूनियन के निकिता ख्रुश्चेव, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल्स प्लेस करवा दी और उसको एक रशियन बेस बना दिया। 3 हफ्ते बाद 3 वीक्स लेटर अमेरिकन जो थे वो इसके लिए अवेयर हो गए और जो यूएस प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी और उनके एडवाइज़र्स ने एक कोई सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करी कि इस फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर को अवॉइड करने के लिए, बट दे वर डिटरमाइंड टू गेट Khrushchev to remove the missiles and nuclear weapons from Cuba। और उन्होंने खुर्शेव को कहा कि तुम ये सब कुछ यहाँ से हटा लो। कैनेडी ने ऑर्डर दिया अमेरिकन वॉरशिप को कि वो सोशलिस्ट जो शिप्स हैं उनको इंटरप्ट करे जो कि जा रही हैं क्यूबा की तरफ। उसके बाद क्या हुआ कि जो ये क्लैश था इन दोनों के बीच में नहीं हुआ और इस क्लैश को नाम आ गया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस और इससे पूरा वर्ल्ड नर्वस हो गया था। जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है वो हाई पॉइंट था इस कोल्ड वॉर का। इट रेफर टू अ कंपटीशन, द टेंशन एंड अ सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशंस बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन। अब पढ़ते हैं हम कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर किस चीज़ का वॉर था? एक था 2 टाइप्स की आइडियोलॉजी का। कैसी आइडियोलॉजी? यूएस फॉरवर्ड द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म और दूसरी तरफ द यूएसएसआर बैक्ड द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो कब एंड अप हुई थी? 1945 से। और डिफीट किन का हुआ था? एक्सिस पावर्स का, जर्मनी, इटली और जापान का, बाय अलाइड पावर जो कि लेड बाय थी यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस की। इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड व्हेन, कब एंड हुई थी? द यूनाइटेड स्टेट्स ने 2 एटॉमिक बॉम्ब जापानी सिटीज़ के ऊपर ड्रॉप किए थे जो कि थी हिरोशिमा और नागासाकी अगस्त 1945 में, और जापान को सरेंडर करवा दिया था। उसके बाद दिस डिसीजन ऑफ यूएस वाज बोथ क्रिटिसाइज्ड एंड सपोर्टेड। इसको क्रिटिसाइज भी किया गया था और सपोर्ट भी किया गया था। बट द consequences of the end of the second world war was rise to a new पावर्स फॉर द ग्लोबल स्टेज। जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उसने 2 न्यू पावर्स को खड़ा कर दिया ग्लोबल स्टेज पे, जो कि थी यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन। बिकम द ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड विद द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इवेंट्स एनीवेयर ऑन द अर्थ। बट फिर क्या हुआ? कोल्ड वॉर इन स्पाइट ऑफ बिगिनिंग टू इंस्टेंस फॉर्म really between the great powers remained a cold and not war or shooting war. It is due to a logic of deterrence। ये क्या होता है कि दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होती और इसका कारण क्या होता है कि कोल्ड वॉर होती है, हॉट कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। और लॉजिक ऑफ डेटरेंस क्या था कि दोनों साइड को पता होता है कि यूएस के पास पूरी कैपेसिटी है रिस्पॉन्ड करने की अगेंस्ट कोई भी अटैक और कोज मच डिस्ट्रक्शन दैट नाइदर कैन अफोर्ड और initiates the war। The two superpowers and the alliance were expected to behave as the rational and responsible actors। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक द एमरजेंस ऑफ 2 पावर्स ब्लॉक। तो 2 पावर ब्लॉक पता ही है कौन से पावर ब्लॉक सुपर पावर्स थी? यूएस और यूएसएसआर वांटेड टू एक्सपेंड देयर स्फीयर्स। वो क्या कहते थे कि अपना अपना जो एरिया है उसे बढ़ाया जाए और फिर क्या करते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड से कंट्रीज़ को अपनी साइड, छोटी छोटी कंट्रीज को अपने अंदर लेने लग जाते हैं। द स्मॉलर से इट्स गोट द प्रोमिस ऑफ प्रोटेक्शन, वेपन एंड इकोनॉमिक एड अगेंस्ट द लोकल रिवल्स, मोस्टली रीजनल नेबर्स।
तो फर्स्ट डिवीज़न क्या टुक प्लेस हुआ था कि सबसे पहला टुक प्लेस हुआ था जो वेस्टर्न यूरोप था साइड थी वो यूएस के ले गए थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया था वेस्टर्न अलायंस। और जो ईस्टर्न यूरोप थे वो ज्वाइन कर दिया था सोवियत कैंप को, उनका नाम हो गया था ईस्टर्न अलायंस। द वेस्टर्न अलायंस फॉर्म्ड इटसेल्फ इनटू अ ऑर्गेनाइजेशन, उनको एक ऑर्गेनाइजेशन में बना, उनको ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर दी। वो क्या थी? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो। इट कम टू existence in April 1949 with 12 states. The NATO declared that armed attack on anyone of the Europe or North America would be regarded as attack on all of them. अब यहाँ पे आपको एक मैप दिया गया है कि जो मैप शो कर रहा है कि यूरोप वॉज डिवाइडेड इंटू एलाइसिस ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, कैसे कैसे एलाइसिस में बटा हुआ था। द एमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, द ईस्टर्न अलायंस ऑल्सो नोन एज, अब दोबारा हम शुरू करते हैं द टॉपिक द एमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक। द ईस्टर्न अलायंस ऑल्सो नोन एज द वार्सो पैक्ट was led by the Soviet Union. It was established in 1955. उसका प्रिंसिपल क्या था? छोटा सा कि काउंटर नेटो फोर्सेस इन यूरोप। द ईस्टर्न एंड द साउथ ईस्टर्न एशिया एंड वेस्ट एशिया, द यूनाइटेड स्टेट्स built an alliance system called the Southeast Asian Treaty Organization (SATO) and the Central Treaty Organization (CENTO). Many newly independent कंट्रीज थी वो वरीड थी कि लूजिंग, उनका फ्रीडम लूज करने के लिए क्रैक एंड स्प्लिट विद इन द अलायंसेज वर क्विक टू अपीयर। वो सोच रहे थे कि जो क्रैक्स हो जाएंगे, हमारी जो भी हमने इतनी मेहनत करी है वो सारी बेकार हो जाएगी और हमें किसी ना किसी को ज्वाइन करने का। कम्युनिस्ट चाइना क्वेल्ड विद यूएसएसआर टूवर्ड द लेट 1950s तक चाइना ने यूएसएसआर का कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा रखा। द अदर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट वॉज द नॉन अलाइंग मूवमेंट NAM, एक छोटी सी नई अलाइनमेंट मूवमेंट नॉन अलाइनमेंट रही NAM। द स्मॉलर कंट्री इज वर ऑफ मोर हेल्प टू द सुपर पावर बिकॉज दे वर द मीन्स टू गेन वाइटल सोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल्स लोकेशंस ऑफ फायर ईच अदर एंड टू लॉन्च वेपन्स। असली कारण क्या था कि ये जो लार्जर कंट्री थी वो स्मॉलर कंट्रीज के ऊपर क्यों जा रही थी? क्यों? वो क्या हेल्प करती थी? ज़्यादा ऑयल्स और मिनरल्स प्रोवाइड करती थी, लोकेशन देती थी कि जहाँ से स्पाइस दूसरी जगह जा सकें और वेपन्स को लॉन्च करने के लिए एक बेस देती थी। अब यहाँ पे हम आपको एक मैप दिखा रहे हैं जो कि डिवीज़न ऑफ वर्ल्ड का डिवीज़न दिखा रहे हैं, जो कि येलो है फर्स्ट वर्ल्ड, जो कि था हमारा वो नेटो था, ईस्टर्न वेस्टर्न अलायंस था, और सेकंड वर्ल्ड जो रेड कलर का है वो है वार्सो पैक्ट, और जो कि है वो ईस्टर्न अलायंस, और जो नीचे वाला ग्रीन वाला है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये था नैम लोन अलाइंग मूवमेंट के तहत। अब एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर क्या है कि और कौन कौन सी लड़ाई हुई? द एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर रेफर टू द एरिया वेयर द क्राइसिस एंड वॉर अकर्ड और द threatened to occur between the allies system but did not cross certain limit. The Cold War was responsible for the several shooting war. The two wars were point directly encounter in कोरिया दोनों कोरिया लड़ पड़े, बर्लिन में हुई थी, कांगो में हुई थी और सेवरल अदर पार्ट्स में हुई थी। फिर क्या होता है कि बीच में से जवाहरलाल नेहरू आते हैं, हमारे इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने क्या किया? वन ऑफ द की लीडर, एक अच्छे लीडर थे नैम के, प्लेड अ की रोल इन मैंडेटिंग बिटवीन द टू कोरियाज इन द दो कोरियाज के बीच में लड़ाई को शांत करने के लिए एक बहुत अच्छे लीडर निकल कर आए। द कांगो क्राइसिस द यूएस सिक्योरिटी जनरल प्लेड अ की मिलिट्री रोल, और कांगो क्राइसिस में यूएस सेक्रेटरी जनरल ने बहुत मदद करी। द यूएस एंड यूएस डिवाइड टू कोलब्राइट द लिमिट और eliminating certain kinds of nuclear and non-nuclear weapons. The two sides signed 3 significant agreements within a decade. These are Limit Test Ban Treaty, Nuclear Non-Proliferation Treaty, Anti-Ballistic Missile Treaty. इसके बाद हमारे पास आता है कार्टून। सबसे पहला कार्टून है वियतनाम सेट बैक। इसके अंदर क्या है? नॉर्थ वियतनाम वाज सपोर्टेड बाय सोवियत यूनियन, चाइना एंड अदर कम्युनिस्ट अलायंसेज, ठीक है। और जो साउथ वियतनाम वाज सपोर्टेड बाय यूएस एंड अदर एंटी कम्युनिस्ट अलायंस। द कार्टून डिस्पाइट द अमेरिकन
misadventure in Vietnam where Joseph faces troubles. Rest of the war. Result क्या हुआ war का? Result of the war. North Vietnam become the victorious, which lead to a withdrawal of American troops. Communist government took over power in South Vietnam, Laos and Cambodia. जो आपको साथ में मैंने एक छोटा सा क्या कहते हैं एक छोटा सा मैप दिखाया हुआ है. Political spring. China makes overturns to the USA. This cartoon was drawn by the Indian cartoonist Kutu. यहाँ पे नीचे छोटा सा आपको दिखाया हुआ है. It was drawn when the US entered in the secret understanding with China, keeping the USSR in dark. क्या हुआ कि जो USSR और US का एक सीक्रेट मीटिंग में इसने आ गया. The controversy in the both the USSR and China are communist countries, but even then to score over USSR, US, a capitalist nation, made such secret connections with China. अब आ गया चैलेंज ऑफ बाइपोलरिटी मतलब कि NAM. Non-aligned movement offered a newly decolonized countries of US, Africa and Latin America in third option not to join in on the alliances. जो मैंने आपको ऊपर फिगर छोटी सी एक फोटो आपको दिखाई थी अभी. NAM was forced by the three leaders Ugoloshian Gossip Bronze Tito, India जवाहरलाल नेहरू, इजिप्टियन लीडर और गामल अबेल नाजर और दो और लीडर थे जो कि थे इंडोनेशियन सुखारेनो और गाना इसका था क्वामे. स्ट्रॉन्गली सपोर्ट किया था. ये इन सब ने मिलके फर्स्ट कमेटी बनाई थी जो कि हेल्ड हुई थी 1961 में यहाँ पे बेलगार्डे में. Neither means isolation or neutrality. It played a role in mediating between the two rebels alliances. अब आपको छोटी सी पिक्चर दिखाई हुई है जहाँ पे फॉर्मल लीडर्स दिखाए गए हैं NAM के. गोसिप ब्रोंजो टीटो और टीटो, जवाहरलाल नेहरू, गैमल अबेडे, सुखानो और क्वामे. India and a Cold War. India followed a two-way policy regarding the Cold War. It did not join any of the alliance and raised voice against the newly decolonized countries become the part of these alliances. The policy of India was not peeling away but in the favor of actively intervening the world affairs to soften Cold War rebels. The non-alignment gave India the power to take international decisions and to balance the one power against the another. India's policy of non-alignment was criticized on the number of counts, but still it has become both as an international movement and a core of India's foreign policy. So now this was the end of the chapter. Thank you guys. Please like the videos and subscribe my channel.